नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों हैं नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। And ni hao to our viewers in China, and konnichiwa to our viewers in Japan, Pradeep ji. Avariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Wonderful, absolutely wonderful. I tell you what, the couple of stories on Ravanna, the Ravanna Jr., the gentleman from Karnataka, Yes. who is part of the SD Devegowda family, has just been, of course, convicted. Uske alawa, there is something else which is happening. There's some place called Dharmasthala or somewhere. Yes. Lots of bodies being discovered over there. Burial bodies. However, for me, the biggest news of the day is the manner in which the Modi government has pushed back against Trump. डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने जो 25% टैरिफ जो लगा दिए हैं इंडियन गुड्स के ऊपर, निगोशिएशन चल रही हैं, बट व्हाट हैज हैपेंड इज इंडिया हैज रिफ्यूज्ड टू बैक डाउन। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ये तय किया है कि हम पीछे हटेंगे नहीं, नंबर एक। नंबर दो, भारत, ब्राजील, रशिया, चाइना, ये 4 देशों ने ये तय किया है कि जल्द से जल्द एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि डॉलर विल नॉट रिमेन द इंटरनेशनल करेंसी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डॉलर ट्रेड होता है, उसकी जगह पर ब्रिक्स के जो नेशन हैं वो किसी और करेंसी में ट्रेड करेंगे, एंड दैट विल बी वर्कड आउट एज टू व्हाट विल बी द करेंसी। विल इट बी द रूबल, विल इट बी द युआन, or will it be the peso, or will it be the Indian rupee? We don't know that yet. You need the proper retaliation, but the way Modi ji has reacted by sending in Piyush Goyal ji and telling that हमारा सपना विकसित भारत है, हम अपने गोल से, अपने मंजिल से हम हटने को तैयार नहीं है। We don't want to get into an altercation. We want to see that farmers, जो हमारे priority है कि किसानों को न्याय मिले, justice to किसान all through the world wherever exports हो रहा है, न्याय मिले, एंड हम अपने मंजिल, अपने लक्ष्य से दूर नहीं निकलना। जी दुरुस्त बात है। और अगर जो ट्रम्प साहब चाहते हैं, Yes, आज की तारीख में भारत सरकार अगर वो मान जाए, तो भारतीय किसानों के जो प्रोडक्ट हैं, जो पदार्थ हैं, उनकी जगह पर अमेरिकी आ जाएंगे। बिल्कुल। नॉट दैट दे विल बी वेरी वेरी चीप, दे वोंट बी, बट ऑल द सेम इट विल बी अनफेयर कंपटीशन। लेट्स बी वेरी अनफेयर। इनफैक्ट अखिलेश यादव जी ने ऑलरेडी चिल्लाना शुरू कर दिया है कि अभी नॉनवेज दूध आएंगे यहाँ पर। अभी नॉनवेज दूध, आई डोंट नो, बट he termed it, he knows it better because being a farmer, नॉनवेज दूध आएंगे इस देश में। सर दूध तो नॉनवेज ही होता है। तो फिर नॉनवेज दूध तो पहले वेज आ रहे थे। दूध वेजिटेरियन। I think Ashok Yadav ji can put more light on what what I feel what he meant was that cows in America are also fed some crushed meat meal. That's why he must be saying that. And also all sorts of other things, milk products, cheese, stuff like that. In any event, let's go straight across to our distinguished panel. We've got a distinguished panel of guests. Let's go straight across to them. We have our dear old friend Bharat Singh ji after a long time. Bharat Singh ji, namaskar. नमस्कार। नमस्कार भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े दिनों के बाद आपकी शक्ल देखने को मिल रही है। गणेश खानकर साहब, जय हिंद, नमस्कार सर, हाउ आर यू? नमस्कार खान। नमस्कार, आई एम फाइन सर। Wonderful, really and truly wonderful. Let me go first to Bharat Singh साहब। Bharat Singh साहब with the Congress Party। Bharat Singh साहब, जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं वही चीज राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान बोल रहा है वही चीज राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं कि भाई सीज फायर की मांग जो है वो भारत से आई, हमने कहा सीज फायर के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि आप डीजीएमओ आर्मी को भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई? और ट्रम्प साहब अगर कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी मृत है, आज राहुल गांधी साहब ने कहा तो उसमें गलत क्या कहा है? भारत की इकोनॉमी तो मर चुकी है। अब आप बोले भरत सिंह साहब, चौथी इकोनॉमी बन गई है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कहते हैं इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और आप ट्रम्प साहब की बात मान रहे हैं। अब आप बोले सर, भरत सिंह जी। देखिए, पहले तो मैं ट्रम्प साहब की बात का, अगर मैं जैसे आपने कहा कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं और राहुल जी भी वही चीज कह रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रम्प साहब की वाहवाही पिछले 10 सालों में कौन कर रहा था इस देश में? कौन जाके उनका प्रचार करता था, हाउडी ट्रम्प या अब की बार ट्रम्प की सरकार, ये सब करने वाला कौन था? अच्छा मित्र, सबसे अच्छा मित्र अपने आप को ट्रम्प को बताने वाला कौन व्यक्ति है?
हमारे देश के प्रधानमंत्री ही थे ना। जी आज वही ट्रम्प हमारे देश के प्रधानमंत्री की किस तरह से धज्जियां उड़ा रहा है, ये पूरा दुनिया देख रही है। हमारा देश नहीं देख रहा है, पूरा दुनिया देख रही है। वही ट्रम्प जो है, जिस ट्रम्प के लिए मोदी जी प्रचार करने गए थे, जिस ट्रम्प के लिए बार बार जो है जिस ट्रम्प का बार बार वो गुणगान करते थे कि मेरा सबसे अच्छा मित्र कोई है इस समय, तो वो जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प है। आज वो ट्रम्प किस तरह से हमारे देश के साथ व्यवहार कर रहा है, आज जो है जिस तरह से टैरिफ 25% हमारे देश के ऊपर थोपा जा रहा है, क्या यही दोस्ती है? क्या यही व्यापार जो एक कहते हैं ना कि व्यापार की संधि जो की गई थी, क्या यही निभाने के लिए नरेंद्र मोदी जी इतने सालों तक उनको अपना दोस्त मानते? तो अगर किसी ने पीठ घोपा तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है छुरा घोपा। ऐसे लोगों को मित्र बनाने से अच्छा तो हमारा जो पुराना मित्र सोवियत संघ रूस जो हमारा मित्र है, उससे तो थोड़ा बहुत नाराजगी आपने तो ले ही लिया ना मोल, है कि नहीं वो चीज? तो ये चीज देखिए कि किस तरह से ट्रम्प बार बार ये कह रहे हैं कि सीज फायर। अब आ जाइए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा जो है वो राहुल जी बोलते हैं, कांग्रेस बोलती है, विपक्ष बोलता है। हम लोग गाना गाएं क्या? नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अरे अपने मित्रों के लिए अच्छे हो सकते हैं आप, जिसको जो है पूरा देश उठा के आप बेच रहे हैं, उसके लिए अच्छे हो सकते हैं। विपक्ष के लिए मायने ये नहीं रखता है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। विपक्ष इसलिए मायने रखता है, हमारे लिए देश की जनता मायने रखती है कि आप देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, देश की जनता को आप कितनी सुविधा दे रहे हैं। सीज फायर की बात करने वाला ट्रम्प कौन होता है? संसद चालू है ना, संसद में आप क्यों नहीं बयान देते हैं? कौन होता है ट्रम्प? हम ट्रम्प को नहीं, आप एक बार भी उसका नाम जी भरत ये बात सिंह नहीं जी, लिखा गया। भरत सिंह जी, यही बात है भरत सिंह जी। राहुल जी कह रहे हैं कि ट्रम्प कौन होता है सीज फायर डिक्लेयर करने वाला? मोदी जी के दोस्त के माध्यम से मोदी जी ने सीज फायर डिक्लेयर किया। फिर ट्रम्प जब कहते हैं कि इकोनॉमी इस देश का खराब है, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो फिर बीजेपी का कहना, तो फिर ट्रम्प को क्यों कोट करते हो? ट्रम्प अगर गलत है तो उसका गलत रहना चाहिए। ट्रम्प अगर कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी खराब है तो राहुल जी उसी में क्यों बोलते हैं ट्रम्प ने सही कहा? क्यों कहा? तो हर चीज में ट्रम्प किस प्रकार से देखते हो भरत सिंह जी? चीज समझिए, एक कैन वी डू समथिंग अबाउट मिस्टर भरत सिंह ऑडियो प्लीज? कट कट के आ रहा है भरत सिंह जी का ऑडियो। जी भरत सिंह जी आप बोले सर, आप बोलते रहिए प्लीज। है तो क्या कोई I think there seems to be a problem with the audio, Bharat Singh ji. कोई क्यों लग Can we go back to him? Can we solve this and go back to Bharat Singh ji, please? ये जरा भरत सिंह जी का ऑडियो सॉल्व कीजिए। अभी तक ठीक था सर, अभी अभी आपकी आवाज जो है कट कट के आ रही है, आपके पूरे वाक्य जो हैं वो पूरे सुनाई नहीं दे रहे, बीच में कट रहे हैं सर। भरत सिंह जी, Can we go back to Bharat Singh ji after we have solved the audio, please, if you don't mind? Let me go across to गणेश खानकर साहब। भरत सिंह जी मैं आपके पास वापस आता हूं as soon as ऑडियो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। गणेश खानकर साहब, देयर हैज बीन पुशबैक फ्रॉम इंडिया, जहां तक के मोदी जी का सवाल है, और मोदी जी के जो क्लोज एडवाइजर्स हैं और जितने भी ट्रेड में इन्वॉल्व लोग हैं उन सबका सवाल है। पुशबैक ये है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें अभी साउथ अफ्रीका नहीं है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक, ईंट मतलब ईंट हो गई ना, उसमें यह तय हुआ है कि किसी भी तरीके से अब ट्रंप का मुकाबला होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। नंबर 2, जो डॉलर है इंटरनेशनल करेंसी, इफेक्टिवली द एक्सचेंज करेंसी ऑफ ऑल मार्केट्स इज द डॉलर। द डॉलर विल नो लॉन्गर बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और नंबर 4, जिस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, इंडिया, रशिया, चाइना हैज टू बी वन मार्केट। एक बार भारत, रूस और चाइना एक मार्केट बन गई, उसके बाद क्या यूरोप, क्या अमेरिका? गणेश खानकर साहब, और ये क्रांति मुझे लगता है मोदी जी ही लेकर आएंगे। गणेश खानकर जी आप बताएं। राजीव जी, ट्रंप ने
जो टैरिफ की घोषणा की है, जी उस घोषणा को हमें समझना पड़ेगा। ऐसा है कि राहुल गांधी जी संसद में भाषण देते हैं, कुछ बात करते हैं, तो अब मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस वालों के लिए ट्रम्प चाचा बन चुके हैं। चाचा कहीन करके, आपको बचपन में कुछ कथाएं आपने सुनी होगी राजेश, जी 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 कि चाचा कहीन और भतीजे सुनीन। तो ऐसा है कि अपने दूसरे राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में ट्रम्प जिस तरह से अब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वे अपने आप के लिए दिक्कत ही खड़ी करना उन्होंने प्रारंभ कर लिया है। मूलतः जिस तरह से दुनिया के देशों से इसके पहले के टर्म में जो उनके रिलेशंस थे, बायलैटरल टॉक्स हुआ करती थी, अब उसकी जगह पर वे अपने दूसरे टर्म में बहुत सारे देशों से अब वो अपने संबंध बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। देखिए, आपने जो बात कही, और मुझे कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आज आपने बुलाया, उनकी बात पे मुझे हंसी आ रही है। क्या उन्हें ये जो सारे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इनके बारे में कितने पता है? मुझे इस पर शंका हो रही है। देखिए, रशिया ये हमारा बहुत पुराना दोस्त है, डिफेंस में हमारा दोस्त है, ट्रेड में हमारा दोस्त है। जब पूरी दुनिया रशिया से मुंह मोड़ चुकी थी, तो हमारे दोस्ती के कारण हम गए 2-3 सालों में रशिया से बहुत कम, यानी मैं उसके बारे में, रेट के बारे में एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, बट इट में बी रिड्यूस अप टू 30%। हम उनसे क्रूड ऑयल ले रहे हैं। अब उसका नतीजा ये है, ये सस्ता तेल हमें मिलने की वजह से आज हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत फास्टेस्ट जो ग्रो हो रही है, उसमें जो डेफिसिट में जो बचत होती है राजू जी, जी वो आज हमारी बड़ी तरीके से हो चुकी है, और हमारे पास फॉरेन करेंसी आज बड़ी अच्छी मात्रा में है। देखिए, बात जब डोनाल्ड ट्रंप की हम करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये अपने यूएस के बारे में सोचे, लेकिन उनका जो तरीका सोचने का है, वो अब तरीका वो यूएस के फेवर में सोचते होंगे, लेकिन ये जाकर अटका है नोबेल प्राइज पे। उन्हें दुनिया में पता नहीं, शांति के लिए नोबेल प्राइज चाहिए, उसके लिए वो कौन से हद तक जाएंगे और क्या क्या बातें कहेंगे, अब ये शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद ही मान सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे कि किसी और को पता नहीं है। देखिए, सीज फायर के बारे में बात करते हैं, वे ये भी कहते हैं कि भाई ये एटॉमिक पावर थी, मैंने उनको रुकाया। और दुर्भाग्य से नम्बियार जी, आपने ये बात कही, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन व्हेन ही टॉक्स इन पार्लियामेंट, सर, वे अपने मिलिट्री ऑपरेशंस पे भी डाउट करते हैं। हाँ, डाउट हो सकता है। किस पे डाउट हो सकता है? हाउ द पॉलिटिकल लीडरशिप बिहेव्स इन दैट पीरियड। वो जो सारा युद्ध का समय था, उस समय हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किस तरह के डिसीजंस लिए, किस तरह से वर्ल्ड फोरम पे उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए थी, इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं कि भाई आपने ये नहीं किया, ये हो चाहिए। लेकिन हमारी शहादत पे तो आप कम से कम कमेंट मत कीजिए। जब हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस पूरे होने के बाद हमारे मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ये बात कहते हैं, हमने हमने उससे मान लेना चाहिए। देखिए, 1962 में नेहरू जी ने गलती की थी। आज मैं नेहरू जी की बात पर डिबेट नहीं कर रहा। हमने ये होने के बाद भी ये देश साथ में खड़ा रहा। जो कुछ भी हुआ, हम देश के साथ खड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार घोषणा दे दी, जय जवान जय किसान, जी पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ। किसी ने ये नहीं पूछा कि शास्त्री जी, ये जय जवान तो ठीक है, ये जय किसान आप क्यों कह रहे हैं? ये उन्होंने कहा, देश ने मान लिया, खड़े हो। 1971 1971 की लड़ाई में हमने बांग्लादेश पर हमने जीत अर्जित की। हमने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को छोड़ा। छोड़ते समय जो हमने करार किया, उससे हमारा क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये कुछ समय के बाद पता चलता है। लेकिन उस समय के पार्लियामेंट में विरोधी पार्टियों ने इंदिरा गांधी जी को कटघरे में नहीं खड़ा किया। हमने हमारे जवानों पर कोई क्वेश्चंस नहीं खड़े किए थे साहब। हम कहां पर बात कर रहे थे? जो नेगोशिएशंस हमने किए थे शिमला के उस समय के बाद में, हम उसमें कहां कम पड़े, क्या हम पीओके नहीं ले सकते थे, ये हमने पार्लियामेंट में बात की। हमने जवानों के शहादत पे या हमने पाकिस्तान को क्या नुकसान दिया, जी या यूएस का जो बेड़ा आकर
कराची के नजदीक जाकर पहुंचा कराची था। नहीं सर बांग्लादेश. It was coming in the Bay of Bengal. The 7th Yes, Fleet. yes. USS led Sorry. by the USS Enterprise. Yes sir. नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम कराची के कितने पास गए थे और बेड़ा, जो आपने सही कहा कि बंगाल के पास आकर रुका था, जी। ये बात कहने में थोड़ी ये हुई। हम इस पर बहस नहीं किए ना उस समय। जी. हमें ये था कि बांग्लादेश से जो हिंदू उस समय प्रताड़ित होने के बाद में भारत में आ रहे थे और जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा था, हमने उस समय जवाब दिया। अब उस समय ये मिसाइल्स और जिसे हम कह सकते एयरफोर्स की उतनी ही काम की क्षमता नहीं थी। उस समय तो थल सेना का काम होता था, हमने वो किया। हम आज भी 1962 की हमारी लड़ाई में जो शैतान सिंह जी ने काम किया होगा, जी। जो और जवानों ने अपनी शहादत दी होगी, सर हम उस पर सीना फुलाकर ये कहते हैं कि औजार कम होने के बावजूद हमारे जवानों ने सांप चीन को थोप दिया। यदि उन्होंने नहीं रोका होता साहब, तो आज ये पूर्वोत्तर भारत जिसको हम देख रहे हैं ना, वो आज जी। हमारे पास नहीं होता। दुरुस्त कान- बात. कान- राहुल योगी के पास नहीं। कानकर साहब, Absolutely. मैं आपको ये पूछना चाहिए था, कांग्रेस का कहना है कि आप रिएक्शन क्या करोगे? ट्रंप ने कहा इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, इट्स अ डेड इकोनॉमी, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने आगे जाकर कहा कि पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व्स मैं डेवलप करके दूंगा, वी विल डेवलप इट, और तेल इंडिया पाकिस्तान से लेगा, ट्रंप कहते हैं। और फिर आलोचना करते आप रशिया से तेल क्यों ले रहे हो, रशिया से तेल क्यों ले। तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज अवर रिएक्शन? कांग्रेस पूछ रहे व्हाट इज योर रिएक्शन, खानकर साहब? ऐसा है कि अब मैंने ये, नंबियार जी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन बच्चों के हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, बच्चों को समझाया जाता है। साहब ये तो समझिए, नाउ वी आर इन द 4th पोजीशन, बहुत कम समय में हम तीसरे जगह पर जा रहे हैं। जी. यूएस की जो अभी की दिक्कत है, आज आपने देखा होगा जीएम कंपनी ने ये कह दिया कि भाई हम भारत से अपने ऑपरेशंस के लिए जो ऑटो पार्ट्स लगते हैं वो हम खरीदने जा रहे हैं, वो भी पुरानी कीमत पर ही हम खरीदेंगे। एलन मस्क, इतना ट्रंप चाचा ने कहने के बाद भी वे भारत आए, उन्होंने अपने शोरूम्स ओपन किए, वे यहाँ पर अपने कार की सेलिंग प्रारंभ कर रहे हैं। And दूसरी Starlink. बात, Don't forget Starlink. iPhone. Starlink, sir. हाँ, The बिल्कुल, in बिल्कुल। cheap internet, sir. From Elon Musk, same guy. जी. बोलिए, आप बोलिए सर. जी. अब वो कार दे रहे हैं, अपनी इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं। साथ ही में आईफोन के बारे में आप जानते होंगे कि आईफोन अब भारत में निर्मित होना प्रारंभ हो चुका है। देखिए ऐसा है कि भारत आज जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है, और भारत अमेरिका चाइना के बाद में एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक बात हमने समझनी पड़ेगी, सब दुनिया में इस समय अमेरिका और इंग्लैंड, ये दोनों अपने आप को बड़ी डेमोक्रेसी मानते हैं, लेकिन इनकी तुलना में भारत की डेमोक्रेसी और डीप तक है, भारत की डेमोक्रेसी उनसे कई और बड़ी है। और हम जिस तरह से हमारी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी जीडीपी चल रही है, सबसे बड़ी बात इस समय, शायद राहुल गांधी जी को जो कोई भाषण लिखकर देते होंगे उनको ये आज भी समझ में नहीं आई है कि पूरी दुनिया में अभी डिफेंस के बारे में लोग सजग हो चुके हैं। सब नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारी नेटो की कंट्रीज अपना डिफेंस बजट बढ़ाने पर सोच रही है। अब ऐसे समय यदि भारत के डिफेंस के बारे में पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया और अफ्रीकन कंट्रीज आकर आपके एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हाँ हमें आपके डिफेंस के बातों में इंटरेस्ट है, आप हमें क्या एक्सपोर्ट करेंगे। अब ये अमेरिका के लिए इससे बड़ा और नुकसान क्या हो सकता है। वे हम पे टैरिफ इसलिए लगाना चाहते हैं कि जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जी. बावजूद इसके साथ कि अमेरिका की इकोनॉमी आज नीचे जा रही है, हम 6% से ज्यादा, 6.8%, 6.8. में भी 6.9 हम अपनी जीडीपी आगे लेकर जा रहे हैं। Let me go to Bharat Singh ji. Bharat Singh ji is back. One second. The same Sir, question I interrupted. जी. भरत सिंह जी, हम ये पूछ रहे थे कि ट्रम्प अगर कहता है कि मैंने सीज फायर कर रहा है, तो आप कहते हैं ट्रम्प कौन होता है सीज फायर? आप जवाब दो। जब ट्रम्प कहता है कि इकोनॉमी एकदम खत्म हो चुका है, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, तो आप कह रहे हैं कि ट्रम्प सही कर रहा है।
इंडियन इकोनॉमी इज डेड। राहुल जी उसी में कह रहे हैं कि हमारा इकोनॉमी डेड था, पूरा देश को मालूम है, पूरा दुनिया को मालूम है, अब ट्रम्प ने भी बोल दिया। तो ये क्या है, ये विडंबना क्या है? ऐसे भी यू भी और यू भी आप ट्रम्प को सही कहते हो। देखिए नामबियार जी, मोदी चाचा को तो पहले ये समझना चाहिए कि आखिर ट्रंप इस तरह से बोल क्यों रहा है। आप मोदी चाचा कहेंगे, मैं पप्पू कहना प्रारंभ करूंगा। प्रधानमंत्री जी के बारे में ठीक ढंग अभी से बात आपने कीजिए। बालक मैंने अभी राहुल आपने जी के बारे में बालक कहा कहा नहीं। था। जब मैंने कांग्रेस राहुल पार्टी जी को आप का बालक नाम कहेंगे लेकर तो कहा मोदी नहीं। चाचा नहीं आप कहेंगे। ठीक ढंग जब से आप भाषा का कांग्रेस को प्रयोग बालक करें। कहेंगे तो आपको गणेश अपनी जी पार्टी मोदी में चाचा बड़ा नहीं बनना है कहेंगे। तो आप बनिए, आखिर लेकिन मोदी चाचा मैं ने ये मोदी क्यों जी के कहा? बारे में सही भाषा का मोदी प्रयोग चाचा ये कीजिए। क्यों नहीं बता मैंने रहे हैं? राहुल जी का नाम लेके ये उनको बताना चाहिए पप्पू ना नहीं मोदी कहा। लेकिन चाचा। गणेश खानकर जी, कह रहा हूं। लेकिन गणेश खानकर जी, आप अगर कुछ भी कहेंगे हम सुन लेंगे क्या? लेकिन अगर आप ढंग से बात बालक भरत सिंह कहेंगे तो हम जी, सुन लेंगे क्या? लेकिन ढंग से बात कीजिए। भरत सिंह जी, मैं आपको आप यही भी बता रहा हूं, मैं राहुल जी को तो पप्पू सोच नाम समझ से के बुलाऊंगा दीजिए ना। गणेश आप खानकर राहुल जी जी, को पप्पू नाम से चाचा है, बुलाऊंगा। तो मोदी गणेश चाचा खानकर जी, कैसे नहीं कर पाएंगे परेशान साहब। कर रहे हैं? गणेश खानकर आप जी, प्रधानमंत्री जी को सही नाम से सही नहीं, ढंग से सम्मान देके बुलाइए। गणेश खानकर जी, भरत सिंह जी मुद्दे पर आइए। कभी भी मनमोहन सिंह जी का अपमान भरत सिंह, सर, आपको पहले बता देता हूं। भरत सिंह जी मुद्दे पर आइए ना। भरत सिंह जी तो मैं बातचीत करूंगा। मुद्दे पर आइए। भरत सिंह अपनी जी, पार्टी में बड़ा बनना है, आपको किसी ने रोका नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में आप कहीं भी गलत गणेश खानकर जी, तो हम may चर्चा I में भी point out सुनकर नहीं something? लेंगे। गणेश खानकर जी, मैं आप कुछ पहले सुन लीजिए। मैं कुछ पॉइंट आउट करूं। आप कुछ भी कह देंगे। भरत सिंह जी, मैं कुछ पॉइंट आउट करूं। सर भरत सिंह जी, आप तो मोदी जी की उपलब्धि बढ़ा रहे हैं। आप तो मोदी जी को चाचा नेहरू के साथ आप उनकी तुलना कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि आपने चाचा मोदी कहा। मुझे तो बहुत खुशी हुई, वेरी फ्रैंकली, कि फाइनली कांग्रेस हैज acknowledged the achievements of मोदी जी। आपने पंडित नेहरू के साथ उनको खड़ा कर दिया, क्योंकि बचपन से आखिर तक हम यही सुनते थे, चाचा नेहरू। थैंक यू सो मच सर। अब आप बोले, भरत सिंह जी बोलिए। आपका We are having a problem again. राजू जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है बाबा। जी, मालूम मालूम है सर। तो हमारे देश के बारे में इस तरह कहेंगे, उसका जो है एक्शन का रीजन मिलेगा आपको। अब मैं आता हूं विषय पे। अगर Gentlemen, can we please do something about the audio? Can't hear a thing. मेरी आवाज आ रही है? जी, अभी नहीं आ रही सर। आ रही है, बहुत कट के आ रही है। जी, अशोक यादव जी has been connected. I think I'll go to him. आखिर इतनी तलखी इतनी तलखी कैसे आ गई? जी। क्यों बार बार जो है वो ट्रंप इस तरह से कह रहा है कि 30 से 32 बार हमने करवाया। अगर उसने 30 करवाया तो मोदी जी के पास जी आखिर इतने क्यों संसद में कह नहीं देते, नाम लेके क्यों नहीं कहते? नाम लीजिए ना। कौन होता है ट्रंप भाई? कौन होता है ट्रंप जो है वो सीज फायर करवाने वाला? हमने जो है सीज फायर करवाया। अच्छा, सीज फायर आपने किया, क्यों किया भाई? जब आपके पास मौका था, जब पूरा देश आपके साथ खड़ा था, 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी थी, विपक्ष पूरी तरह से खड़ा था। पाकिस्तान छोड़िए, पीओके पे तो कब्जा कर सकते थे। आपको 1971 में किसी ने रोका था क्या? आप से कम चार आपको 1971 में किसी ने रोका था क्या? थोड़ी बातें हम जब करते हैं ना साहब, आप कांग्रेस का पक्ष रखिए, लेकिन थोड़ी लॉजिकली बात करिए ना साहब। मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ भाई, एकदम लॉजिकली बोल रहा हूँ कि पूरा देश आपके साथ खड़ा था, तो आप क्यों नहीं कर लिए? अरे वही अमेरिका है ना कि एक आतंकवादी के लिए पूरे अफगानिस्तान पे जो है चढ़ाई करके खत्म कर दिया। आप क्यों नहीं किए? आप डर गए। 2008 में आपने क्या किया? अमेरिका से 2007 में आपने क्या किया? 2004 में क्या किया? 2011 में क्या किया? हमने कारगिल युद्ध क्या किया? दिल्ली में स्वामीनारायण मंदिर पे हमला होने के बाद आपने क्या किया? आप बात नहीं कर पाएंगे साहब, थोड़ा ढंग से बात कीजिए।
हुए बताइए मुझे, आप क्यों सरेंडर हुए बताइए मुझे? अरे आपके पास अच्छा मौका कर लेते, हम पूरा आपके साथ, हम भी आपके साथ है। जी लेकिन आप जो किए वो सारा देश देख रहा है। Right, so सारा let me देश go ने across to देखा। Ashok Yadav ji. Ashok Yadav ji of the Samajwadi Party is with us. Let's go straight across to him. Yeah, Ashok ji, नमस्कार. जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? ना सर, अशोक ठीक है। जी जरा एक्सप्लेन करेंगे, ये जो अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, ये नॉन वेजिटेरियन दूध क्या होता है सर? उनका क्या, अगर अमेरिका के साथ डील हो जाएगी तो वहां से नॉन वेजिटेरियन दूध आना शुरू हो जाएगा, ये क्या मतलब हुआ सर? प्लीज। देखिए, ये चीज मुझे लगता है कि देशवासियों को पता होनी चाहिए और पता लगनी चाहिए। वो राशिद जी ने बहुत बड़ी बात बोली है जी। कि नॉन वेजिटेरियन दूध, जी वहां पे जो हमारे यहाँ जो चारा खिलाया जाता है गायों को, Correct. वो वेजिटेरियन होता है। जी करेक्ट। लेकिन अमेरिका में कुछ जैसे यहाँ पे डॉग फूड्स होते हैं, उस तरह के मीट के और बोन के Correct. कुछ उसमें वो होते हैं, पार्टिकल्स होते जी, हैं। होते वो हैं। गायों को न्यूट्रिशन देने के लिए, उनको कैल्शियम देने के लिए जी, जी, जी। जो है जानवरों के मीट और जानवरों की हड्डी का चूरा एक तरह से बना करके, पाउडर बना करके जी। वहां की गायों को खिलाया जाता है। और जो गायें खाएंगी तो उनका मिल्क भी उसी चीज से बनता है जो चीज वो इंटेक करती हैं। जी। तो कहीं ना कहीं वो दूध में उस मीट का, उस जानवर की हड्डी का भी असर आता है। ये हमारा देश चूंकि स्पिरिचुअल देश है, हम लोग धार्मिक लोग हैं, और हम लोग अगर व्रत में नॉनवेज मिल्क अगर इस तरह कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आस्था के साथ भी खिलवाड़ होगा। जी। और दूसरा चीज, यहाँ पर जो बायलेटरल एग्रीमेंट जो अमेरिका से मतलब वो प्रेशर दे रहे हैं ट्रंप जी, वो 2-3 वजहों से प्रेशर दे रहे हैं। एक तो मिल्क वाला मामला है, ये है जी। कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में जो टैरिफ इस पे बहुत कम कर दिया जाए। जो टैरिफ कम करने से अमेरिकन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हमारे देश की आस्था पर चोट होगा, और दूसरे हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी चोट होगा। तो हमारे करीब 8 से 10 करोड़ लोग इसमें रोजगार पा रहे हैं डेयरी जो इंडस्ट्री में। और इस तरह से अमेरिकन प्रोडक्ट्स अगर हमारे मार्केट में आ गए सस्ते रेट पर, तो कहीं ना कहीं हमारे किसानों के साथ और हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोग, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ ही उनके नौकरियों पर, उनके व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए अमेरिका इस पे दबाव दे रहा है कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में घुसने की जगह मिले। और दूसरा, जीएम प्रोडक्ट, जीएम क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, जिन फसलों के डीएनए में चेंज करके अमेरिका वगैरह या कुछ भी यूरोपियन कंट्रीज में उनको पेस्टिसाइड से सुरक्षा दी जाती है, या तमाम उनके मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाती है उनके डीएनए में चेंज करके। तो इस तरह की चीजें अगर भारत में, वो भी चाहता है अमेरिका कि हमारे जो जीएम क्रॉप्स जो भारत में कम टैरिफ पर इंपोर्ट किया जाए, इससे नुकसान होगा। हमारी फसलों का जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं वो जीन फ्लो के माध्यम से हमारे जो एग्जिस्टिंग फसलें हैं उनके ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और हमारे किसानों के आर्थिक स्थिति पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है जीएम क्रॉप्स का। लेकिन अभी इन्होंने कहा है सर, अशोक यादव जी, लेट मी टेल यू, पीयूष गोयल साहब हैज बीन वेरी वेरी क्लियर। ही सेड वी आर नॉट गोइंग टू सकम टू प्रेशर, के जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली फार्मर्स का जो मैटर है, इसमें देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। अगर उनको 25% टैरिफ लगाना है, 25% लगाइए, 30% लगाना है, 30% लगाइए, 100% लगाना है, आप 100% लगा दीजिए। ये स्टेटमेंट अभी भी आई है कॉमर्स मिनिस्टर की। ही सेड वी आर नॉट गोइंग टू सकम टू प्रेशर, देयर इज नो प्रॉब्लम। और यहां पर एक और चीज आपको बता दूं, टिम कुक साहब जो सीईओ हैं एप्पल के, उन्होंने कहा है 25% टैरिफ के बावजूद एप्पल फोन्स अमेरिका के लिए हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर होंगे, बिकॉज दे विल स्टिल बी चीपर देन दोज मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो यादव साहब, गणेश खानकर जी, आ रहा हूं आपके पास, मैंने देख लिया आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। आई कम टू यू इन जस्ट अ मिनट। जी अशोक यादव जी बोलिए सर। देखिए, आपने टीम कुक की बात किया जी, तो वहां पर अमेरिका का प्रेशर, देखिए 2-3 चीजें हैं जो लगातार विपक्ष उठा रहा है कि इतना अमेरिका का लोड ले क्यों रहे प्रधानमंत्री जी, या हमारी सरकार लोड क्यों ले रही है। आप देखिए, उनके राष्ट्रपति के सामने बैठकर यूक्रेन का राष्ट्रपति आंखों में आंखें डाल करके किस तरह से बात किया। हालांकि बिना अमेरिका के मदद के यूक्रेन का युद्ध में टिके रहना बड़ा मुश्किल है, इसके बावजूद भी अपने स्वाभिमान को उन्होंने गिरवी नहीं रखा अमेरिका के सामने। लेकिन यहाँ पर लगातार विपक्ष मांग करता रहा प्रधानमंत्री जी से कि आप एक बार बोल दीजिए कि ट्रंप इज लायर, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हमारी सरकार से उन्होंने मांग किया, विपक्ष के लोगों ने, या ये पार्लियामेंट में एक बार बोल दीजिए कि जो ट्रंप 26 बार 27 बार 28 बार बोल रहे हैं कि हमने ट्रेड वार की धमकी दिया, हमने ऐसे धमका करके हमने भारत पाकिस्तान के ऊपर बीच में सीज फायर करा दिया, तो आप एक बार बोल देते कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन आपके पास एक कहने का करेज नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ किसी का इंटरफियर नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ किसी का, लेकिन ट्रंप जो बार बार नाम लेके बोल रहा देश का, हमारे उस ट्रंप के बारे में, उस अमेरिका के बारे में हमारे प्रधानमंत्री को, जो कि चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं हमारे 56 इंच का सीना है, एक के बदले 10 सिर लाएंगे, हम पीओके छीन के लाएंगे, ये चुनाव में कहते हैं मोदी भाई, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता देते हैं। तो 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री, पीओके को खींच के वापस लाने वाले प्रधानमंत्री, एक के बदले 10 सर लाने वाले प्रधानमंत्री, तो ये बोलने में क्या दिक्कत थी? कुछ भी बोलो आएगा तो मोदी ही। योगी जी का कहना, योगी जी आज सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हो गए, उत्तर प्रदेश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम योगी जी, और ये पेव्ड वे फॉर थर्ड टाइम। जैसे अमित शाह जी ने कहा कि तीसरी बार भी योगी जी आने वाला है, ये डेवलपमेंट और लोगों को विश्वास योगी जी कह रहे हैं, और जो बदलाव उन्होंने उत्तर प्रदेश में लाया, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, जीबी पंत को पीछे छोड़ दिया है। यादव जी, अशोक यादव जी, देखिए ऐसा वो कबीरदास का एक दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये कबीरदास जी ने कहा था। ये मुझे लगता है कि योगी जी पर फिट बैठता है कि कार्यकाल, देखिए स्वामी विवेकानंद की एज ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्वालिटी दिया, उनके अंदर विद्वता थी, लोग आज भी उनको याद रखते हैं। तो कार्यकाल का या लाइफ का बहुत लंबा होना कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप क्या दे रहे हैं, आप समाज में, आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ के दे क्या रहे हैं समाज को, या आपके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन कितना कर रहे हैं, मैटर ये करता है। लंबा कार्यकाल का कोई मैटर नहीं करता। हम तो 5 साल थे ना, 12 से 17 तक, लेकिन हमने न्यूयॉर्क को सिंगापुर पुलिसिंग के तर्ज पर डायल 100 जैसी सेवा दिया, हमने 102 108 एम्बुलेंस दिया, हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दिया, हमने लैपटॉप दिया। तो हमने, देखिए लंबा कार्यकाल का कोई मैटर नहीं है, मैटर है कि आप लोगों के लिए कितना काम आते हैं। मुख्यमंत्री जी योगी जी के लंबे कार्यकाल को अगर याद करना होगा, ये कार्यकाल उनका कुछ ऐसे याद किया जाएगा कि उनके राज्य में, उनके प्रशासन में सबसे ज्यादा जातिवाद होता है। जातिवाद के लिए योगी जी जाने जाएंगे, योगी जी पीडीए के उत्पीड़न के लिए जाने जाएंगे। आपको 69,000 शिक्षक भर्ती वाला घटना आपको याद होगा, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर के हाई कोर्ट तक सभी लोगों ने माना कि योगी सरकार ने नौकरियों को छीना है। तो आप ये बताइए, लंबा कार्यकाल होकर के आपको जाना किस लिए जा रहा है? जातिवाद के लिए। आपको जाना जा रहा है पीडीए के उत्पीड़न के लिए। आपको जाना जा रहा है कि जब आपका पीडीए उत्पीड़न से मन नहीं भरा तो पीडीए समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए आमादा हो गए। यही बीजेपी कह रहा है, पीडीए पाठशालों को आपने समाजवादी पाठशाला बना दी है, बीजेपी का आरोप है। उधर एबीसीडी ऐसा था, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल जी, तो आप समाजवादी के सीख दे रहे हैं पीडीए पाठशालाओं में। भले आप कह रहे हैं कि हर विलेज में हम पाठशाला खोलेंगे, अखिलेश यादव जी ने अच्छा विचार है, बट वहां पर समाजवादी विचार आप बच्चों में ठोक रहे हो। अशोक यादव जी, देखिए प्रदीप जी, ये हमारी समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हर गांव में हर जगह हम पीडीए पाठशाला खोलेंगे। ये हमारा संविधान का आर्टिकल 21A ये संविधान का आर्टिकल हमारा जो राइट टू एजुकेशन और हमारा जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का मौलिक अधिकार, उसके तहत हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम हर जगह पर हर जगह सबको शिक्षा दें, और 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को गारंटीड और फ्री एजुकेशन अवेलेबल कराना, ये हमारा नियम है राइट टू एजुकेशन के तहत। और इसी को 2001 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करी थी, और उस सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी यही था, कॉन्सेप्ट था कि जो रिमोट एरियाज हैं, जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंच पाता, जहां स्कूल नहीं है, सुविधाएं नहीं है, वहां पर सरकार एक भारी भरकम बजट देती है और उन बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन सरकार क्या कर रही है? स्कूल तो बंद हो रहे हैं। देखिए शिक्षा, देखिए जो सरकार का संविधान का जो उद्देश्य था शिक्षा प्रोवाइड करना, ये योगी सरकार कहीं न कहीं उस शिक्षा को वंचित कर रही है। हमारे जो छोटे समाज के, पिछड़े समाज के, गरीब समाज के, दलित समाज के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। ये चाहते हैं कि जो पीडीए की नौकरियां हम छीन लिए, अब पीडीए समाज के गरीबों, दलितों, पिछड़ों के बच्चों की शिक्षा को भी हम छीन लेंगे, तो उनकी जो पौध तैयार होगी, जब वो नॉन एजुकेटेड होंगे, इलिटरेट होंगे, तो जो बड़ी संख्या में पैदा होंगे जब इलिटरेट, तो आके आरएसएस के कार्यालय में झाड़ू लगाएंगे, हमारे बॉडीगार्ड बन जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाएंगे, हमारे यहाँ नौकरी चाकरी करेंगे। ये आरएसएस भाजपा की लंबी दूरी की सोच है कि एक लंबी इलिटरेसी की फौज तैयार किया जाए,
लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि बाबा साहब के विचारों को लेकर के चलती है, ज्योतिबा फुले के विचारों को लेकर चलती है, सावित्रीबाई फुले के विचारों को लेकर के चलती है, ये इसको कभी भी योगी सरकार की मंशा को सफल नहीं होने देंगे। हम लोग जैसे पीडीए के लोगों के उत्पीड़न के लिए योगी सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं, उसी तरह पीडीए समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए जो सरकार की मनुवादी व्यवस्था लानी चाहती है, उसके सामने समाजवादी लोग दीवार बनकर खड़े होंगे। और मैं बताऊं, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं कि जहां जहां योगी सरकार स्कूल बंद करेगी, हमारे पार्टी के जो पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं, बीए है, बीएड है, एमए है, पीएचडी है, ऐसे कार्यकर्ताओं को हम लोग खोज करके पार्टी के खर्चे पर पीडीए समाज के बच्चों को शिक्षा देंगे और लगातार शिक्षा देंगे। ऐसा नहीं कि फोटो खिंचाने के लिए हम लोग स्कूल खोल रहे हैं, हम लोग लगातार शिक्षा देंगे। यादव जी, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो आप ही के लोगों का आरोप है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि 27,000 स्कूल अभी तक बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में, 27,000 स्कूल्स। यह कहा गया है कि उनको मर्ज कर दिया गया है कि जिस जिस स्कूल में 50 से कम बच्चे थे उन सबको मर्ज कर दिया गया है आसपास के स्कूल्स के साथ। तो इन 27,000 स्कूल जो बंद हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने कितने स्कूल अभी तक खोले हैं सर, जरा बता दीजिए। देखिए, हर जिले में जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, वहां पर जहां हमारे स्कूल नहीं खुल पाए हैं, वहां भी स्कूल खोलने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। और जहां स्कूल खुल गए हैं वो लगातार संचालित हो रहे हैं। तो और दूसरा इसका आंकड़ा कब तक मिल जाएगा सर? नाम जो है अभी तक खुला होगा सर, कि इसका आंकड़ा कब तक मिल जाएगा सर कि कितने स्कूल खुल गए? बिल्कुल, इसका आंकड़ा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। मैं आप ही के शो में इसका आंकड़ा दे दूंगा, क्योंकि अभी लगातार स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए फिगर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। अभी मैं फिगर आपको पता चला कल जो 10 स्कूल और खुले मिलेंगे, तो ये आंकड़ा थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं आपको जब पूरा मतलब सैचुरेटेड हो जाएगा बताऊंगा। उद्घाटन किया होगा एक स्कूल। चल सर, देख लेते हैं गणेश कानकर साहब, लेकिन आइडिया तो अच्छा है, आइडिया तो बुरा नहीं है। देखिए, सवाल उठता है कि हमारे प्राइमरी स्कूल को उस लेवल का क्यों नहीं बनाया जा रहा है जो प्राइवेट स्कूलों के साथ कंपटीशन दे सके। आप बताइए, 50 बच्चे अगर हैं किसी स्कूल में, 30 बच्चे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सरकार है, क्योंकि सरकार जब ऐसे टूटे खंडहर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएगी, बच्चे छत गिर जाएगी, मर जाएंगे बच्चे, और उनको सुविधा नहीं है, स्कूल गंदे हैं, टेबल नहीं है, शौचालय शुद्ध नहीं है, ये सारी जो असुविधाएं अगर सरकार वहां पर पैदा कर रही है, जानबूझकर सरकार पैदा कर रही है ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाए। लेकिन इसमें बाय द वे काफी सच है कि सरकारी स्कूल इसमें जो आप बोल रहे हैं अशोक यादव जी, इसमें काफी सच्चाई है, क्योंकि एक सर्वे अभी आया था, वहां पर यह था कि बहुत ज्यादा स्कूल ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट भी नहीं है, वहां तकलीफें बड़ी। There is no doubt about it. Let's admit what is true is true. Let me go across to भरत सिंह जी. I hope his audio problem has been solved. क्योंकि भरत सिंह जी को अभी तक हम लोग अच्छी तरह सुन नहीं पाए। भरत सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? भरत सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आप कुछ बोल रहे थे पहले जब प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा था कि कभी आप कहते हैं कि ट्रंप साहब की हिम्मत कैसे हुई है बोलने की, फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि ट्रंप साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। सर, दोनों तरफ तो नहीं चल सकते ना सर। बोलिए भरत सिंह जी। कुछ तो बात है, कुछ तो बात ये है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री पिछले 11-12 सालों से डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे एक अच्छे साथी के तौर पे, वो डोनाल्ड ट्रंप अगर आज मोदी जी के खिलाफ बात कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ बात कर रहा है, तो कुछ तो बात है, कुछ तो खिचड़ी पकी है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? संसद में जब हम बार बार ये पूछ रहे हैं, ये पूछने का अधिकार है कि नहीं राजीव भाई, कि आप बताइए मुझे कि सीज फायर किसने कराया जी? तो आपको डर क्या है भाई? ये आप डंके की चोट पे क्यों नहीं कह रहे हैं? याद करिए, इंदिरा जी को जब कहा गया था जब पाकिस्तान का जब 2 टुकड़े हुए थे तो किस तरह से डराया गया था, उन्होंने सीधा उसका जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज अगर संसद में राहुल जी विपक्ष के नेता है और ये पूछ रहे हैं कि ये ट्रंप कौन होता है सीज फायर करवाने वाला, और बार बार रोज कह रहा है, तो आप नाम लेके क्यों नहीं कहते कि भाई ट्रंप कोई नहीं है, हमारे देश के डीजीएमओ ने बात किया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हम गिड़गिड़ाया है और इसके वजह से हम जो है उसको माफ किए। ये क्या क्यों नहीं देते आप? ट्रंप का नाम लेने से डर क्यों लग रहा है? यानी कुछ तो बात है, और यही गणेश भाई को बताना है, गणेश खामकर जी को तो यही बताना है कि हम डरे क्यों हैं।
भाई हम सरेंडर क्यों हो गए? भरत सिंह जी, भरत सिंह नहीं जी, होना चाहिए था। भरत सिंह जब जी, जब ये अच्छा मौका ना, नामबिहार जी एक मिनट, हाँ। जब ये इतना सुनहरा मौका था, 100 देश की 140 करोड़ जनता जब आपके साथ खड़ी थी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, और हमारे पास तो एक से एक हथियार, एक से एक राफेल जैसा जो है हथियार हमारे पास है, और हम तो घुस के मार रहे थे ना। हमने तो जो है कराची पे जो है हमने कब्जा कर लिया था। आपको पता है कि किस किस जगह हमने कब्जा कर लिया था। पूरा रात में न्यूज चैनल में देख रहा था, सब जगह कब्जा ही हो गया था ना। उस कब्जे को बरकरार कर देते, बरकरार रख लेते। आखिर ऐसा डर कहाँ हुआ? क्यों आप जो है पीछे हट गए? क्यों आप जो है भरत उसकी सिंह बात जी, मान लिए? भरत और सिंह, किसकी बात मान लिए? अमित शाह जी, किसकी अमित बात शाह जी माने? यही कह रहे हैं। पाकिस्तान की बात माने आप? अमित शाह जी आपसे यही पूछ रहे हैं, जब प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि किसी ने, कोई नेता देश विदेश कोई नेता मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया सीज फायर के लिए। जयशंकर जी कह रहे हैं कि किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया। अमित शाह जी कह रहे हैं किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो आप इंडियन सरकार का बात ना सुनकर, आर्मी का बात ना सुनकर, आप फॉरेन जो वर्जन है, पाकिस्तान का जो वर्जन है, उसको आप सामने लेके आ रहे हो। ये आपसे पूछ रहे, सरकार पे आपका विश्वास क्यों नहीं है? आर्मी पर विश्वास क्यों नहीं है भरत सिंह जी? नामबिहार जी, आर्मी जवाब कब देती है? जब गृह मंत्री कुछ कहते हैं तब ना। जब रक्षा मंत्री जो कहते हैं वही तो आर्मी जवाब देगी ना, उसी का वही तो बात कहेगी ना। क्या आर्मी उससे हट के बात कहेगी? कि मैं एक चीज, दूसरी चीज, आप अगर जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत का नाम ले रहा है, बार बार ये कह रहा है कि मैंने रुकवाया, मोदी जी मैंने रुकवाया, तो आप संसद में नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोई देश, अरे कोई देश क्या, पूरे वर्ल्ड, विश्व के सारे देशों में से खाली उसी का तो नाम आ रहा है ना। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कह रहे हैं ये कौन ये ट्रंप है? जब आप ये कह सकते हैं, जब वहां पे जाके उनका चुनाव प्रचार कर सकते हैं, अब की बार ट्रंप की सरकार कह सकते हैं, तो अब ये क्यों नहीं कह सकते हैं? एक कौन है ट्रंप? तेरे जैसे बहुत लोग आते हैं, तेरे जैसे बहुत लोग को हमने देखा है। हमारा देश जो है सक्षम है, मजबूत है, और तो आप ये चाह रहे हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। कहने का मतलब ये हुआ सर, ये ट्रंप कौन होता है सर? कहने का मतलब ये हुआ, आखिर डर है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है वो ट्रंप में और नरेंद्र मोदी जी में, देश के प्रधानमंत्री। हो सकता है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी सर, ऐसी क्या बात है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर कोई सामने गली का गुंडा आपको गालियां दे रहा है, कुछ उल्टी सीधी चीजें बोल रहा है, तो क्या आपको भी उसी भाषा में बोलना चाहिए? आखिरकार सर पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह जी, पता था, जयशंकर जी, सर पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे सर सवाल तो सुन लेना सर प्लीज। मोदी जी, सब लोगों ने एक बार नहीं 3 बार मोदी जी ने कहा अपने भाषण में, राजनाथ सिंह जी ने 5 बार कहा, जयशंकर सिंह जी ने 7 बार कहा कि दुनिया का कोई भी नेता, किसी भी नेता का हस्तक्षेप नहीं था शीश युद्ध विराम में। यह युद्ध विराम तब हुआ जब पाकिस्तान ने फोन किया। पहले जब हमारे डीजीएमओ को फोन आया तो हमारे डीजीएमओ साहब ने कहा कि भाई मैं अभी बिजी हूं, बाद में फोन कीजिए। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद फिर फोन आया, उसके बाद युद्ध विराम हुआ। यह हर एक ने कहा है, मतलब किसी का हस्तक्षेप नहीं था उसमें, हर एक कोई आ गया। ये क्या है कि ट्रंप, अब ट्रंप साहब जो हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई उन्होंने बंद कराई, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान की लड़ाई उन्होंने बंद कराई। सुनामी भी अगले दिन तो वो ये भी बोल रहे हैं कि रशिया में और जापान में जो सुनामी आई थी वो 4 दिन पहले उन्होंने बता दिया था। और तो और छोड़िए, वो सुनामी को भी बंद कराया ट्रंप साहब ने। सर उनका खुद का जो ट्विटर का राइवल है, उन्होंने जो शुरू किया है ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर ट्रंप साहब का ट्वीट है। उन्होंने कहा कि सुनामी को उन्होंने रोका है ऐसे करके अपने हाथ पकड़ के, यूं सुपरमैन की तरह। अब आप बताइए सर, डोंट यू थिंक द इंडियन प्राइम मिनिस्टर शुड बिहेव विद डिग्निटी, एक डिग्निफाइड, लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, आपने इंदिरा जी की बात करी ना, मैं इंदिरा जी का आपको उदाहरण देता हूं। सर पूरी पार्लियामेंट की आप डिस्कशंस पढ़ लीजिए, मैंने बहुत गौर से पढ़ी है 1971 की। एक जगह पर भी इंदिरा जी ने रिचर्ड निक्सन का या हेनरी किसिंजर का नाम कभी नहीं लिया। इसके बावजूद कि हमारे कम्युनिस्ट दोस्त जो हुआ करते थे उस वक्त लोकसभा में, वो बार बार इंदिरा गांधी से पूछते रहे कि रिचर्ड निक्सन का क्या। शी सेड वी हैव टोल्ड द अमेरिकंस
You are our friends, you are not our masters. That's it. She never mentioned Richard Nixon by name. सर आप एक जगह बता दीजिए मुझे जहां पे इंदिरा जी ने या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी भी अमेरिकी प्रधानमंत्री का नाम लिया हो। अब आप बोले भरत सिंह जी। अब बोलूं मैं? बोलिए सर प्लीज। आपने कहा गली के गुंडे, जी आपने कहा गली के गुंडे। आप जी। मुझे जाने की अनुमति देंगे तो जब अच्छा होगा। सर एक सर ओनली 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। जब वो पता था, जी बोलिए सर। जब वो पता था कि वो गली का गुंडा है तो उसके प्रचार के लिए पिछले 12 साल से ये थोड़ी मालूम था उसके कि वो सामने ऐसे नतमस्तक सर ये होना, तब थोड़ी मालूम था वो ये थोड़ी दोस्ती मालूम था ऐसे बढ़ाना, बिहेव करेगा। आपने किया, हमने तो नहीं किया। Right. हमने तो नहीं किया ना। So let me ask राजीव जी, So let me ask Ganesh राजीव Khankar. जी। So let me ask Ganesh Khankar साहब। सर अब ये क्रिटिसिज्म आता है, अब ये क्रिटिसिज्म आता है कि ट्रम्प साहब का नाम क्यों नहीं ले क्योंकि रहे? आप बोलिए सर। लंबे सवाल पूछे हैं राजीव तो जी। लंबा जवाब भी बनता है। सर एक सेकंड राजीव जी। इनको सर गणेश जी को जाना है बस एक सेकंड ये बोलिए। 10 साल से ये जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई 10 साल से मोदी जी का यानी ट्रम्प का, सर कोई भाषण वगैरह उनका आपके पास है जो अमेरिका में जाकर मोदी जी ने किया होगा? है भाई, यानी क्या बातें आप करते हो भाषण भी साहब? है, भाषण भी दुनिया है में- और दुनिया उनका में- प्रचार दुनिया का में पूरा ऐसे वीडियो भी है। bilateral relations वो होते तो हैं। आपकी बात ट्रम्प की आपने सरकार, बात की- आपकी बात ट्रम्प की आपने सरकार होगी है। जेलेंस्की की बात की है तो ना, जेलेंस्की कर ने अमेरिका छोड़ने के बाद एक भी बार ट्रम्प का नाम नहीं लिया। आयतुल्लाह खोमेनी ने एक भी बार ट्रम्प का है ना नाम भाई। नहीं लिया, जबकि उनके नामियाती संसद में उन्होंने राजू पूरी भाई, इनको तरह जरा से देखिए, आपकी ट्रम्प बात को मोदी की सरकार- खत्म करने आपकी की बात उन्होंने मोदी की बात सरकार, जरा कही। बताइए तो। अरे एक मिनट सुन लीजिए, अभी मैं जा रहा हूँ साहब, मेरी दूसरे चैनल अच्छा, पे जा रहे मीटिंग हैं। है तो आप सुन नहीं लीजिए। तो मैं यानी तो पूरी बात ही दो नहीं है, उदाहरण गणेश मैं भाई। सिर्फ आपको दे रहा हूं। आपको ट्रम्प चाचा ये कहेंगे कि मैंने जंग रुकवाई, वो आपको सही लगता है। वो डेड इकोनॉमी कहेंगे, वो आपको सही लगता है। लेकिन दूसरी बात ट्रम्प चाचा की वो आपको सही नहीं लगती। साहब ऐसा है, जब दुनिया की राजनीति चलती है ना साहब, जी। तो हर कोई अपने लिए काम करता है। यार इस पूरी दुनिया में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जो इजराइल और ईरान एक वो दूसरे के तो दोस्त मैं हैं, समझ रहा वो हूँ, दुश्मन है। वो तो मैं तो आप समझ क्यों ये रहा बात हूँ। कर रहे हो वो तो साहब? महाराष्ट्र की राजनीति में, वो तो महाराष्ट्र की राजनीति में राजीव दिखाई जी, दे रहा है मुझे परमानेंट दो Thank you very जय much, महाराष्ट्र Ganesh मराठी Khankar न्यूज साहब। चैनल पर ज्वाइन करना है। Thank you, मैं sir. आपसे Thank you for अनुमति joining लेता us. हूँ। नमस्कार फिर सर, कभी जय मैं हिंद। आपको ज्वाइन करूंगा जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू। Thank you, sir. नमस्कार Thank सर, you. जय जय भारत माता की जय जय हिंद। राइट जी, भरत सिंह जी आप कंटिन्यू चले? करें सर, बोलिए भरत सिंह जी। भरत सिंह जी आप कह रहे थे कि जहां तक ट्रम्प साहब का सवाल है, ये बिल्कुल सही बात है कि इतनी बड़ी रैली हुई जिसमें ट्रम्प साहब थे, अहमदाबाद में ही नहीं उधर भी, जहां पर कहा गया इस बार ट्रम्प सरकार, और ट्रम्प साहब ने खुद अपना मैसेज रिकॉर्ड किया था इस बार मोदी सरकार, रेसिप्रोकल हुआ था। लेकिन उस वक्त ये मालूम थोड़ी था कि ट्रम्प साहब ये करेंगे इस बार आकर के। अब आप बोले नहीं, सर। नहीं, देखिए कैसा है राजीव जी, जी अगर इतनी अच्छी दोस्ती है और थी, अब है तो अब तो मुझे नहीं लगता होगा, नहीं अब तो नहीं होगा शायद हो सकता है मोदी जी को ही पता हो, हमें तो नहीं पता है। जी। लेकिन अगर इतना अच्छा रिलेशन था, संबंध था, तो आखिर वो संबंध खराब कैसे हुआ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ बार बार। यही तुम जो है पूछ रहे हैं हमारे विपक्षी नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी, ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो आपका सबसे अच्छा मित्र था वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। वो हमारे देश के खिलाफ हमेशा बोल रहा है, वो कभी जो है 25% का टैरिफ भी लगा दिया, कभी जो बार बार ये कह रहा है कि भाई सीज फायर मैंने कराया। आखिर आप नाम क्यों नहीं लेते, एक चीज। दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप बार बार ये कहते थे, आपको भी पता है अमित शाह छाती ठोक के ये कहते थे कि क्या बात करते हो पीओके की, वो तो हमारा है और हम ले लेंगे। अरे आपके पास जब समय आया, और समय इतना अच्छा आया कि पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरी सैनिक ताकत एकदम खड़ी थी और लेने के लिए घुस गए थे हम, और आप जो है पीछे हट गए। पीछे हटने का कारण क्या है भाई? अच्छा, आप भरोसा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके डीजीएमओ ने जो है हमसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमारे डीजीएमओ ने कहा सर, क्योंकि हमारे डीजीएमओ ने ये कहा है, आई बिलीव माई आर्मी,
हमारे डायरेक्टर सुनिए जनरल ऑफ सुनिए तो मिलिट्री सही। ऑपरेशन ने ये कहा। राजीव भाई सुनिए तो जी, सही। जी। नहीं, हमारे डीजीएमओ की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं अभी। जी। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, अरे वो आप तो रोज मार रहे हो आके। रोज वो जितने लोग हैं रोज आतंकवादी हमले करा रहे हैं, कभी कश्मीर में कराते हैं, कभी मुंबई का हमला, हर जगह भूल गए क्या हम? जब हमारे पास मौका था पीओके से लेके पाकिस्तान तक को लेने का, हम पाकिस्तान को छोड़ दो। जो आप छाती ठोक के कहते थे संसद में, गृह मंत्री कहते थे कि पीओके की क्या बात करते हो, वो हम लेके रहेंगे। तो इतना अच्छा मौका आपने हाथ से जाने क्यों दिया? यही तो सवाल हम कह रहे हैं जी। कि किसने आपसे कहा, कैसे और किस पे भरोसा किया आपने? किस पे भरोसा किया? पाकिस्तान पे, जो रोज जो है आतंकवादी हमले कराता है, जो रोज जो है हमारे देश में कुछ ना कुछ नुकसान करवाता है। तो आप क्या चाह रहे थे सर ऐसे कि व्यक्ति पे भारतीय भरोसा सेना, करना उचित था क्या? तो आप ये चाह रहे थे कि भारतीय सेना जो है पाकिस्तान में घुसे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ले ले। मतलब जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है अभी 3 साल से चल रहा है, वैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी 1-1.5 साल चलता रहे। कहने का मतलब ये हुआ, ये कहना चाह रहे हैं आप भरत सिंह जी? जब कोई युद्ध होता है ना, जी। जब कोई युद्ध होता है ना, तो ये नहीं देखा जाता है कि वो 10 दिन चलेगा कि 10 साल चलेगा। जी। जब आर पार की लड़ाई होती है, जब इंदिरा जी ने अगर यही सोचा होता है ना, तो शायद मुझे लगता है कि बांग्लादेश आजाद नहीं होता और हम इतनी मजबूती से टुकड़े नहीं किए होते। अशोक यादव उसके जी, लिए 56 इंच का सीना कहने से नहीं होता है राजीव भाई। दुरुस्त। 56 इंच का सीना कहने से नहीं होता, उसको दिखाना पड़ता है। और वो शायद मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए जो हमारी इंदिरा जी, जो स्वर्गीय इंदिरा जी, जो देश की आयरन लेडी थी, जो रास्ता दिखा दिया। कहा जाता है, उन्होंने दिखाया था, माता मैं दिखाया। मैं आपके पास वापस आ जाता हूं। अशोक यादव जी, 56 इंच का सीना कहने से हो जाता है क्या? अशोक यादव जी, मालेगांव ब्लास्ट में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा यह इंडिया अलायंस का मानसिकता को दर्शाता है। मालेगांव ब्लास्ट में संत जनों, संत महात्माओं को केस बनाकर जो देशभक्त लोग हो उनको फंसाने की कोशिश किया। इसलिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, इंडिया अलायंस को माफी मांगना चाहिए इन संत महापुरुषों से और देश से। किस प्रकार से देखते हो स्टेटमेंट को? बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है अशोक यादव जी, योगी आदित्यनाथ जी का। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी वजह से जाने जाते हैं तो वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जाने जाते हैं। धार्मिक उन्माद के अलावा और किसी काम के लिए वो नहीं जाने जाते हैं। और इस केस में भी, चूंकि इस पे ज्यादा हम लोगों को नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो भाजपा जश्न मना रही है उसको कम से कम वो एनआईए के नकारापन का जश्न मना रही है क्या? एनआईए का जो नकारापन है कि जो मालेगांव में जो उस दिन घटना के दिन 2008 में जो लोग मारे गए, उन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय दिलाने में अक्षम हुई एनआईए, सरकार की और गृह मंत्री जी की एजेंसी है ना एनआईए, और वो एजेंसी का नकारापन पे भाजपा जश्न मना रही है। वो जो लोग मारे गए मालेगांव विस्फोट में, क्या वो मतलब आकाशीय बिजली से मरे हैं क्या? थंडर स्टॉर्म से मरे हैं क्या वो लोग? कोई न कोई घटना है, बम ब्लास्ट से मरे हैं ना। तो ये तो कम से कम सरकार को अपना चेहरा छुपाना चाहिए कि हमारी नकारापन है, हमारी एजेंसी अक्षम है, हमारी एजेंसी उस लेवल का नहीं है कि जो दोषियों को सजा दिला सके। कांग्रेस की सरकार थी, इनिशियल जो पहले जो इन्वेस्टिगेशन की गई वो एटीएफ द्वारा की गई, फिर केस वाज हैंडेड ओवर टू एनआईए। एनआईए ने जो इनिशियल एविडेंस जो वहां पर रखी, आखिरकार सारी जो तहकीकात है उसी पे चलेगी। आप तो जानते हैं केस कैसे होता है। ये तो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी एजेंसी हैं, भले आज हो या पहले हो, वो इसी तरह का काम करती हैं सर। इट इज वेरी शॉर्टी वर्क। एज द कोर्ट पॉइंटेड आउट, वेयर इज द एविडेंस? सबूत कहां है? आपने सबूत ही पेश नहीं किए। 2 केसेस ऐसे हुए हैं सर इस बार, 2 केसेस। एक तो 7th of July 2007 में जो ट्रेन में जो बम ब्लास्ट हुए थे, वहां 12 लोगों को हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। और ये मालेगांव बम ब्लास्ट का केस 2008 का, इसमें भी सबको बरी कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तफ्तीश करने वाले हमारे लोग हैं, व्हाट वर दे डूइंग? और यहां पर तो बार बार इनका भी नाम आ रहा है, परमवीर सिंह साहब का। वो कह रहे हैं कि वो तो एक जमाने में बीजेपी के बड़े फेवरेट हुआ करते थे। उनको ये कहा जा रहा है कि वो फोर्स कर रहे थे कि किसी भी तरीके से आप मोहन भागवत जी को इसमें इन्वॉल्व कीजिए और उनको अरेस्ट कीजिए। अशोक यादव जी,
इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है राजीव जी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बट- लेकिन जो जानकारी है जी। वो यही है कि जो माननीय मोदी जी लोकसभा में लगातार विपक्ष के लोग आवाज उठाते रहे, लगातार मांग करते रहे। 102 मिनट के अपने भाषण में मोदी जी 74 बार पाकिस्तान का नाम लिए, 14 बार नेहरू जी का नाम लिए, लेकिन सिंगल बार, एक बार भी न तो चाइना का नाम लिए न तो अमेरिका का नाम लिए। सी और ए, नो चाइना नो अमेरिका। सी ए मेडिकल लैंग्वेज में सीओ को बोला जाता है कैंसर, जी। सी ए जो शॉर्ट में। तो न चाइना का नाम लिए न अमेरिका का नाम लिए, जबकि हमारे जो श्रद्धेय नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे वो कहते थे कि चाइना ही हमारा बिगेस्ट सबसे बड़ा दुश्मन है। Correct. और चाइना ने हमारे Absolutely देश correct. में 1 किलोमीटर अंदर से सेना भेज दी थी, और हमारे नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे 4 किलोमीटर अंदर चाइना में सेना भेज दिए थे। तो ये देखिए 56 इंच का सीना कहने से सीना 56 इंच नहीं हो जाता, उसके लिए आपको करना पड़ता है, और इनके पास कुछ करने को नहीं है, सिर्फ दिखाना है। अशोक यादव जी, बहुत सीरियस चार्ज जो अमित शाह जी ने लगाया कि हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, हिंदू आतंकवाद नहीं हो सकता, यही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, यही देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, ये पूरे बीजेपी का कहना कि हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। इसमें आपका राय क्या है अशोक यादव जी? नहीं देखिए, आतंक शब्द ही अपने आप में खतरनाक शब्द है, और आतंक शब्द को किसी धर्म से जोड़ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। आतंकी और आतंक, अभी बुलंदशहर हिंसा का आज फैसला आया है, आपने देखा होगा, उसमें 38 लोग थाने को फूंक दिए। तो जो आतंक इन लोगों मचाया, तो क्या आप इनको आतंकी नहीं कहेंगे? पुलिस को वहां पे सुबोध कांत सिंह इंस्पेक्टर को गोली मार दिया, पूरा पुलिस चौकी जला दिया। तो ये लोग क्या थे? ये मतलब गुलाब का फूल लेके गए थे क्या वहां पुलिस चौकी पे? दे आर आल्सो कॉल्ड टेररिस्ट। ये टेररिस्ट का मतलब क्या होता है? कि आतंक फैलाना, भय फैलाना। और आज जिस तरह से गौरक्षक दल के लोग हैं, जिस तरह से भाजपा के उन्मादी लोग हैं, जो थाने फूंक दे रहे हैं, इंस्पेक्टर को मार दे रहे हैं, जो सीआरपीएफ के जवान को कूट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, तो ये लोग क्या हैं? ये लोग एक तरह से भय फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं। इनको भी आप वही कह सकते हैं जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं। आप प्रदीप कुरुलकर को जानते होंगे शायद। प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस में बहुत पुराना उनका नाता था, और वो आईएसआई के साथ मिलकर के देश की खुफिया जानकारियां बेच रहे थे। ध्रुव सक्सेना को आप जानते होंगे, जो आईएसआई से मिला हुआ था। ये दोनों लोग आरएसएस भाजपा से मिले हुए थे। क्या ये लोग आतंकवादी नहीं है? इनका धर्म क्या है? तो आप आतंक को धर्म से मत जोड़िए, आतंक को आतंक ही रहने दीजिए, और उसको उसी चश्मे से देखिए उसकी कैसे उसका उन्मूलन करना है। दुरुस्त बात। लेट मी गो अक्रॉस टू भरत सिंह साहब। तो भरत सिंह साहब, आपको क्या लगता है ये मैटर का समाधान कैसे होगा, ये बताइए ना जरा। किस प्रकार आगे चल करके क्या देखते हो आप, क्या होने वाला है इसमें? एक तरफ तो ट्रंप साहब का तो नाम लेने वाले नहीं है, आप जो मर्जी कह लीजिए। मतलब क्या अब राहुल गांधी जी एक और भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, क्या करेंगे? राजू जी 8 बज गया, मुझे जाना है। राइट सर। वन लास्ट कमेंट फ्रॉम भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। देखिए क्या है ना कि विपक्ष के नेता राहुल जी हैं जी। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं। हमारा काम है, विपक्ष का काम होता है जी कि सरकार पे नकेल कसे, अगर वो गलत काम कर रही है तो जी जनता के विषयों को रखना हमारा काम है। जी इतना बड़ा सुनहरा मौका बहुत सालों के बाद मिला था। अगर हम चाहते, हमारी इच्छा शक्ति होती, देश के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति होती, तो पीओके जो है वो आज हमारे पास होता। इसे कोई माई का लाल टाल नहीं सकता था। और आपने कहा कि युद्ध जो होता है वो भयावह होता है, ये सबको पता है। उससे देश पीछे जाता है, आगे नहीं जाता है, कोई भी देश हो। मगर रोज का जो तांडव, रोज का जो ये धमकी, रोज का जो है टेररिस्ट अटैक, ये सब चल रहा है ना, ये एक बार में खत्म तो हो जाता था कम से कम। एक दूसरा, आपकी गलत नीतियों की वजह से आपको इस पूरे इस जो अभी घटना घटी, जो है सिंदूर वाले मामले पे जो हुआ, कितने देश हमारे साथ थे? आप बताइए, क्या विदेश नीति इसमें फेल हुई कि नहीं हुई? तो ये सारे चीजों को बताना विपक्ष का अधिकार है कि नहीं है? तो ये सब चीजें विपक्ष जो है देश के सामने रखना चाह रहा था, और वो रख रहा है। देश के प्रधानमंत्री जवाब दे या न दे, लेकिन देश की जनता तो सुन रही है, देश की जनता तो देख रही है ना कि सच क्या है, झूठ क्या है। जयदीप धनखड़ जी इसी तरह से कैसे इस्तीफा दे दिए, क्या ऐसे ही इस्तीफा दे दिए क्या? ये भी देश देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये सारे चीजें जो है, ये सब कुछ ठीक नहीं है।
ना वो भाजपा के अंदर ठीक है और ना देश में ठीक भरत है। सिंह जी, एक इकोनॉमिक इसमें जरा टिप्पणी दे दीजिए। हिंदू आतंकवाद नहीं हो सकता। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, प्राइम मिनिस्टर, क्या किस प्रकार से देखते हो आप? मैं कहता हूं कि आतंकवादी जो शब्द है वो खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक नहीं होता है, वो महाखतरनाक होता है, महाखतरनाक। और कोई भी, क्या इसमें हिंदू आतंकवादी होते हैं क्या? हिंदू आतंकवादी एक सेकंड, जो देवेंद्र फडणवीस जी कहे या शिंदे कहे, हिंदू आतंकवादी, मुस्लिम आतंकवादी, क्रिश्चियन आतंकवादी, सिख आतंकवादी, मतलब क्या, कौन आतंकवादी भाई? हिंदू आतंकवादी का मतलब क्या होता है? मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है वो आतंकवादी होता है। आप ये क्या कह, मतलब हिंदू और मुसलमान, मतलब भाजपा की जो राजनीति है वो इसी पे टिकी हुई है, हिंदू और मुसलमान पे। जिस तरह से पिछले, जैसे आपने कहा राजीव जी कि पिछले 15 दिन में 2 जो है वो डिसीजन आई कोर्ट से, एक एनआईए कोर्ट से आया, कल जो है ये जो मालेगांव वाला, दूसरा आया मुंबई हाई कोर्ट का जो 12 लोग जो 18 साल से 19 साल से जेल के अंदर थे। अब आप जो है एक तरफ जो है एक केस के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब क्या दूसरे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देश तो ये भी सुन रहा है, देश तो ये भी जान रहा है, पिछले जो बेगुनाह, अगर हाई कोर्ट ने उनको छोड़ा है तो वो बेगुनाह है, अगर वो बेगुनाह है तो 18-19 साल तक वो जेल में थे, उसका कंपनसेशन क्या होना चाहिए? अगर एक तरफ आप इतनी खुशी जाहिर कर रहे हो तो दूसरी तरफ आप जो है एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। तो ये दिखाता है ना कि देश में दोहरा मापदंड और दोहरी नीति किसकी है। एक समाज के लिए क्या रवैया आपका है, दूसरे समाज के लिए क्या रवैया है। तो जो भी राजनीति करता है, जो राजनीति में सर्वोच्च स्थान पे बैठा है, उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है तो देश की 140 करोड़ जनता, वो आपकी जनता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो भी हो, और कोई भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी हो, वो आतंकवादी होता है। भरत सिंह जी, दिग्विजय सिंह ने शुरू कर दिया था भगवा आतंकवाद, सुशील कुमार शिंदे जी ने उसको फॉलो अप कर लिया, अलग चिदम्बरम जी ने फॉलो अप किया भगवा आतंकवाद। आज किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे कि भगवान नहीं कहना चाहिए, हमको या तो सनातन कहना चाहिए या हिंदू कहना चाहिए। किस प्रकार, क्या चेंज हो रहा है, क्या प्रेशर है आप पे कि आप बार बार अपने स्टैंड को चेंज कर रहे हैं? भगवा आतंकवाद से आप कह रहे हैं कि हिंदू, मैंने कहा नामबियार जी कि आतंकवाद का कोई रंग रूप नहीं होता है। आतंकवाद होता है, आतंकवादी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म जात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आतंकवादी होता है। अगर कुछ नेता ये कहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो वो उनका अपना विचार हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का ये कभी विचार नहीं रहा कि ये भगवा आतंकवादी है, ये आतंकवाद या वो आतंकवाद। आतंकवादी बोला तो है सर, स्टेटमेंट तो आप ही की तरफ से आई है। चिदम्बरम साहब ने बोला था, मैं फिर कह रहा हूं, मैं राजीव जी फिर कह रहा हूं कि सबके अपने विचार होते हैं, अपने बयान होते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यहां तो यह है कि एक शख्स है अजीज बरनी साहब, उन्होंने एक किताब लिखी थी कि 26/11 के लिए आरएसएस जिम्मेवार थी, जिसका विमोचन करने के लिए दिग्विजय सिंह साहब यहां पर आए थे, और आदरणीय सामान्य हमारे बड़े अच्छे मित्र कृपाशंकर सिंह जी, जिनका जन्मदिन कल था, वो भी थे वहां पे किताब के विमोचन के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब ये सब मौका देते हैं ना आप कांग्रेस को, बीजेपी को आपके खिलाफ बोलने के लिए। भरत सिंह जी, कुछ ऐसे तथ्य आते हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए लेकिन आ जाती है। ऐसे बहुत सारे वाकया हैं जो भाजपा के नेताओं ने दिया है। अगर मैं पूछूं देवेंद्र फडणवीस जी से या शिंदे जी से कि 2 केसों के फैसले 15 दिन में आए, एक में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, तो क्या इस केस में भी आप जो है कोर्ट जाएंगे क्या? और उस केस में कोर्ट जाएंगे क्या? और उस केस में फौरन उसी शाम को सुप्रीम कोर्ट में गए, उसी दिन गए हैं, लेकिन क्या जाएंगे क्या? और इस तो ये मालेगांव वाला जो केस है जिसमें प्रज्ञा सिंह जी को बिल्कुल निर्दोष ठहराया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को बिल्कुल निर्दोष ठहराया गया है वगैरह, उसमें अभी तक कोई बात नहीं हो रही है कि वो अपील में जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं अगर ये पूछूं तो जब ब्लास्ट हुआ था 6 लोग ने जान गंवाया, कोई ना कोई तो उसके अंदर शामिल था। कौन था ये तो पता लगाना पड़ेगा। और उसी तरह से 26/11 का जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए, उसमें कोई ना कोई तो शामिल था। तो ये तो जांच का विषय है।
एनआईए फेल है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कहीं ना कहीं तो ये सरकारी एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं फेल तो हुई है ना। क्या आप माफी ये बड़ा मांगेंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कांग्रेस को माफी मांगना पड़ेगा, इतने संत महात्माओं को इतना तकलीफ दिया आप लोग ने। योगी तो आदित्यनाथ जी, माफी तो मांगना पड़ेगा। 26/11 के जो 18 लोग जो 18 साल से जेल में थे उसके लिए भी माफी मांगना पड़ेगा, उसके लिए भी तो माफी मांगना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। जी जी, कहने का लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें आगे क्या होगा सर, ये तो बताइए, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब व्हाट आर वी लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ आगे कांग्रेस क्या करेगी? अब आगे तो कोर्ट में, अब जब कोर्ट गया हुआ, जब मामला कोर्ट में गया हुआ है, ये तो कोर्ट फैसला करेगी ना। सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब जो सरकार इस समय जो सरकार है, वो सरकार का दायित्व तो जिम्मेदारी बनता है कि इसमें इसके तथ्यों तक जाए, सच्चाई तक जाए, कोई ना कोई तो शामिल होगा, उसको जो भी इसमें शामिल होगा उसको सजा दिलाए। जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आगे राहुल गांधी जी क्या करने वाले हैं, ये तो बता दीजिए सर। राहुल जी गरीब तबके के लिए खड़े हैं, दलित, वंचित, शोषित ऐसे लोगों के लिए खड़े हैं, और जो है वो अपना दायित्व पूरी तरह से निभा रहे हैं। और साथ में हम सभी पूरी तरह से राहुल जी के कंधे से कंधा मिला के हर कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता जो है खड़ा है, जैसा आदेश आता है हम उस तरह से कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत कर रहा है, और जनता के लिए, जनता के विषयों को किस तरह से उठाना है और कैसे उसकी लड़ाई लड़ना है, ये हम उस पे लगे। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिनों बाद भरत सिंह बड़े जी दिनों आए। के बाद भरत सिंह जी के दर्शन हुए। बहुत बहुत जी, जी, धन्यवाद जी। आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो मिलते में आए, रहेंगे, बहुत अच्छा लगा। मैं आता हूँ, आपसे एक दिन बात आता हूँ, मिलता हूँ आपसे। करके। आइए ना प्लीज, थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। थैंक यू Okay. जय हिंद सर, जय हिंद। That was nice, Very nice. but in any event, everybody had to go at 8 o'clock. वेरी एजुकेटिव। दो आपने प्रश्न पूछा और अशोक यादव जी ने जो, इनफैक्ट यू आल्सो गिव द आंसर फर्स्ट ओनली, दैट द काउज देयर आर फेड विद animal protein. दैट्स वेरी एनलाइटनिंग। आई मीन आपने आंसर भी दिया था, बट अशोक यादव जी इसको ढंग से पूरे समझा दिया कि But by the way, that's the reason why there was the outbreak of mad cow disease in UK, ओके because they were being fed mince of beef itself, offal. So that's exactly what's happening as far as the US is concerned. They are being fed mince of offal, which is like the leftovers from a butcher's shop, and I'm not sure whether that milk is more unhealthy or is the milk here more unhealthy. Milk anyway, in my personal opinion, is meant for a cow's calf. It is not meant for a human baby. It's meant for a cow's baby. Cow milk is for the cow's baby. It's not meant for a human baby. A human mother's milk is for her baby. That's what I think anyway. आप देखिए पूरी श्रीमद् भागवतम आप पढ़ लीजिए, श्री कृष्ण का गाय के साथ जो है वो बहुत जबरदस्त संबंध है। कहीं पर भी श्री कृष्ण को गाय का दूध पीते हुए दिखा दीजिए, कहीं वर्णन हो तो एक जगह नहीं मिलेगा। दही खा रहे हैं, मट्ठा खा रहे हैं, बाकी सब खा रहे हैं, लेकिन दूध पीते हुए कहीं नहीं है गाय का। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, कोई भी मुझको दिखा दे आज। आई विल अपोलोजाइज एंड कीप अपोलोजाइजिंग। देयर इज नॉट अ सिंगल रेफरेंस टू श्री कृष्ण ड्रिंकिंग काउज मिल्क एनीवेयर इन द श्रीमद् भागवतम, कहीं नहीं। In any event, but that's a long story. At that time, I am reasonably certain the cows were not pumped full of hormones with progesterone and stuff like that to make whoever had their milk or their milk products completely unhealthy. Must have been a very, very nice time at that time. There must have been less pollution, air must have been good, and so on and so forth. Well, that's just about it in tonight's show. Except there's one other thing. Rani Mukherjee has got the National Award for Best Actress. Vikram Massey also for 12th Fail, and Mr. Shah Rukh Khan for Jawan. Fantastic. Or Rani Mukherjee for a lovely movie, Mrs. Chatterjee versus Norway, which is a great movie. If you haven't seen it already, please do see it. That's really wonderful. But what has happened is, now what Trump has done is, Trump has forced the Chinese and the Russians to think of a common market between Russia, China and India. And Iran. Iran has jumped into the wagon. They said this, what is happening against India is something wrong, and they have openly castigated Donald Trump. That's right. और So, मेरा you ये get cheap कहना oil है, from two places now, Iran and Russia, which you already buying. और जहाँ तक के रशियन ऑयल का सवाल है, now we are buying almost 38% of our oil is from Russia. The point is, how can you force us to buy more expensive oil from elsewhere? This is our business here.
Who the hell are you? That's number one. Number two, as far as the Russian oil is concerned, Europe is still buying gas from Russia. जो भारत तेल खरीदता है ना रशिया से, which is hardly anything, that is the amount of gas that you buy every day from Russia. So aren't you financing the Russians in their war against Ukraine? आप भी तो वही कर रहे हैं ना. But in any event, as far as Mr. Trump is concerned, nobody really knows what's in the mind of Trump, very frankly. Probably he also doesn't know what's every day news statement. Because he's the only... He's found oil reserves in Pakistan where they themselves don't know about it. The Pakistanis are wondering. Pakistani जो हैं बड़े हैरान हैं, वो कह रहे हैं भाई oil reserve हमारे यहाँ वहाँ पर है भाई. और ट्रम्प बताओ ना. मुफ्त में डेवलप करके देंगे और हम तेल चाइना इंडिया को भेज देंगे. इंडिया and he's given the direction also India can buy it from Pakistan. Right. I think what he meant was the rare earth metals which are found in abundance in Balochistan, which the Chinese have control over right now. So there's going to be an American-Chinese war in Pakistan now. That would be very interesting. लेकिन इतना जरूर है कि चीन, भारत और रूस का करार जरूर होगा, और जैसे आपने कहा उसमें शायद ईरान भी शामिल हो जाए, यूनाइटेड अरब अमीरात भी शामिल हो जाए, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब देश भी जो हैं शायद इस तरफ देखना शुरू. So you got an Asia, Southeast Asia countries, yes, a big chunk over here, and Brazil. Don't forget Brazil. Bilkul. And Brazil is with us, part of the BRICS summit. Only South Africa, they have to make up their minds. Let's see what they do. So it's a huge bloc. Indo, China, Russia, and all neighboring countries to each other. And everybody has been attacked by Trump, including the South African president, who went there and Trump accused him of massacre of the white population, of the Boer population. He did say, I don't have the money to give you a jet, Mr. Yes, Trump. Mr. Trump, I don't have the money to buy you a jet. Unlike Qatar, that gave him a jet. And he's the only president of the United States of America in history who is promoting his own personal business interest using the office of the president. बिल्कुल. मतलब अभी हाल ही में वो स्कॉटलैंड गए थे, स्कॉटलैंड में वो जो ट्रम्प गोल्फ कोर्सेज हैं उसको प्रमोट कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प. माशाल्लाह, मतलब क्या है. I don't know whether what is the American Congress doing, what is the US Senate doing, what is the US Supreme Court doing? Is that allowed? Isn't there a conflict of interest there? Using the president's office to promote your own personal businesses? Like, for example, he signs that deal, that cryptocurrency deal with Pakistan, and makes General Asim Munir head of the entire cryptocurrency operation. So Pakistan in fact is becoming a tax-free haven, a crime-protected haven. Yes. Any criminals of the world and all kind of money laundering, yes, you bring the money here and the general will protect you with back office support from the US. Right, that's it, that's all we've got for you. We'll see you again tomorrow. In the meantime, thank you very much for your support. आप लोगों के समर्थन की वजह से ये चैनल आज तक यहाँ तक पहुँचा है. इसी तरह अपना समर्थन देते रहें. और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation, and soon to be the fastest growing channel of Asia. Nation Now. And send in your comments. Do send in your comments. Do send in your responses. We'd love to read them out. And that's just about it. We'll see you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai.